मार्केट के मारुति सेगमेंट में आज हमारे साथ मृणाल सिंह होंगे, जो कि CEO एंड CIO भी हैं इनक्रेड AMCs के। मृणाल, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और हो सकता है दिवाली तक आपसे वापस मुलाकात ना हो पाए, इसलिए मैं पहले ही एडवांस में ही आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं, और आपकी टीम को, आपके परिवार को। मृणाल, मार्केट में इस जगह पर हम आकर खड़े हैं जहां पर हम एक ब्राइट स्टार तो हैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा हम साइडवेज भी हो गए हैं। यानी कि ग्रोथ जो पिछले हमने 3-4 महीने में देखी, वैसा चार्म, वैसी एक तेज़ी, वैसा एक यूफोरिया अभी मार्केट के अंदर नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है? और अगर आप हमको 6 महीने आगे की भी गाइडेंस दे पाएँ तो और भी बेहतर होगा। थैंक यू। आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एकदम लाजमी सवाल है। मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड सा सेंस दिला रहा है। उसका एक कारण ये है कि नियर टर्म में काफी कैलेंडर लाइंड अप है मैक्रो इवेंट से, पर्टिकुलरली गाजा और इसराइल का जो वॉर है, वहाँ की वजह से क्रूड को लेके निवेशक थोड़े चिंतित हैं। और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आया था, वो तो अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट फूड सप्लाई चेन में भी उधर से डिस्ट्रप्शन है। ग्लोबल इन्फ्लेशन, ऑल्दो यूएस फेड हो या अदर यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हो, वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन से काफी दूर है। सो ग्लोबल मैक्रो का कंसर्न है। लोकली स्टेट इलेक्शंस हैं हमारे यहाँ, उसके बाद जनरल इलेक्शंस हैं। सो एक लाजमी बात है कि निवेशक थोड़ा सा निम्बल फुटेड रहेंगे। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं कहूंगा कि जैसे जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, आप देखेंगे कि डिप्स में बाइंग आएगी। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, एक शाइनिंग स्टार है इंडिया, और लॉन्गर ट्रेजेक्ट्री इंडिया इकोनॉमी की अच्छी है। और उसके लिए निवेशक अपने टिपिकल जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस का वेट करते हैं, और अगर वो प्राइसेस हिट होते हैं तो हम उसमें बाइंग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यही सिलसिला थोड़े टाइम के लिए चलेगा। इस सिलसिले को ब्रेक करने के लिए दो इवेंट चाहिए। एक तो विद टाइम जो एटलीस्ट डोमेस्टिक इवेंट है इलेक्शन के, वो बिहाइंड हो जाए, या दूसरा जो ग्लोबल मैक्रो के कंसर्न्स हैं, पर्टिकुलरली जो दो वॉर्स हम देख रहे हैं, उनका और उनके क्रूड रिलेटेड इम्पैक्ट का जो नेगेटिव पर्कुलेशन है, वो कम हो जाए। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा। बट ये एक अच्छा मौका है, अगर आपको वॉलेटिलिटी दिखे तो आपको अपने पसंदीदा स्टॉक अच्छे प्राइस पे लेना चाहिए। मृणाल, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी तो आपने ये बात कही थी कि रूरल रिकवरी आपको दिखाई देगी, और इनफैक्ट अर्निंग्स के लिहाज से भी आपने कहा था कि क्लियर डाइवर्जेंस सेक्टर्स में दिखाई देगा। इस बार जो नंबर्स आए हैं उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं? मिक्स बैग रहे हैं नंबर्स। जैसे टेक्नोलॉजी ने सीजन अर्निंग का स्टार्ट किया, एक दो कंपनीज ने एक्सपेक्टेशन से अच्छा दिया, बट लार्जली लोगों की लोअर एक्सपेक्टेशन को ही मैच कर पाई आईटी कंपनीज, और वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं यूएस इकोनॉमी के कंसर्न को। फिर हमने बाकी जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस देखे, उनमें जनरली नतीजे अच्छे आए, बट वो उम्मीदें भी वही थी। एक्सपेक्टेशन भी हायर थी और रिजल्ट्स भी अच्छे आए लार्जली, बट फॉर फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। बट तो अगर मैं कहूंगा कि ये डाइवर्जेंस अक्रॉस द सेक्टर्स एंड विद इन द सेक्टर बनी हुई है। मार्केट ज्यादातर लोग एक सूचकांक जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि विद इन दैट सेंसेक्स या निफ्टी काफी डाइवर्जेंस स्टॉक रिटर्न्स में ऑलरेडी आ रहा है, और ये बना रहेगा। हमने टिपिकली पास्ट में भी रेंज बाउंड मार्केट्स में देखा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा रूरल कमेंट्री के लिए पर्टिकुलरली हम कंपनीज को देखें, स्टेपल कंपनीज ने काफी पॉजिटिव आउटलुक दिया है रूरल के लिए। एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर पहले रूरल डिक्लाइन कर रहा था, वो डिक्लाइन करना बंद कर दिया है एटलीस्ट 2 क्वार्टर से, और थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया है, जनरली इलेक्शन के आने पे जनरली रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है सरकार की भी, और इन जनरल रूरल कंजम्पशन बढ़ता है। मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने में रूरल डिमांड और रूरल कंजम्पशन के जो आंकड़े हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आने लगेंगे, और उसका इम्पैक्ट मार्केट भी फील करेगा और उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा।
मृणाल, आपने रूरल स्पेंडिंग वाली बात उठाई है और आपने बात बिल्कुल वाजिब की है कि चुनावों में कई बार क्या होता है कि रूरल स्पेंडिंग देखने को मिलती है, कि हमने भी नोटिस किया। लेकिन मैं इसके ना साथ साथ ना जरा अर्बन स्पेंडिंग के बारे में पता करना चाहता हूँ। आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन आया है इन द टर्म्स ऑफ वो आपको दिखेगा शायद ऑटो सेल्स के नंबर से, वो शायद हाउसिंग के पीक से, वो हो सकता है आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जगह से पता लग जाए। ये अर्बन ग्रोथ, अर्बन डिमांड स्ट्रांग है क्या? इस पे आप है राजी? सो एक वेरी वैलिड क्वेश्चन। अर्बन में दो डिस्क्रीट ट्रेंड्स दिख रहे हैं। अर्बन डिस्क्रिशनरी में इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है, बट इट्स टू अर्ली कंक्लूजन निकालने के लिए, क्योंकि अभी हम फेस्टिव सीजन में वॉक इन कर रहे हैं। सो कई बार हमने देखा है कि कंज्यूमर्स एक्सपेक्टिंग कि फेस्टिव सीजन में अच्छे सेल रहेंगी, अपनी परचेजेस को डिले करते हैं। सो और ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक अधिक मास का साल था। सो काफी लोगों ने अपनी परचेजेस डेफर करी उसके वजह से। सो मेरे ख्याल से कंक्लूजन निकालने के लिए हमें अगला 1-2 महीना वॉच करना होगा डेटा। फेस्टिव सीजन निकलने के बाद हम एक कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि अर्बन डिमांड या अर्बन कंजम्पशन पे कोई सिग्निफिकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या। एज ऑफ नाउ वी विल वॉच। अभी हम कंक्लूजन निकालने के लिए मेरे ख्याल से जल्दी। अब जिन पॉकेट्स में, जिन सेक्टर्स में एक अच्छी खासी मूव है और उसमें स्पेशली पीएसयू बास्केट है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग मूव है, क्या अभी भी इनमें बने रहना चाहिए? और इसी तरह का, और इनमें पॉलिसी रिफॉर्म्स, और ये तो बड़ा ट्रिगर है ही, फंडामेंटल स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर को, बड़ी बास्केट है लेकिन अगर इसे स्प्लिट करें तो पावर हो चाहे रेलवेज हो, जितने भी पीएसयू बास्केट है उसको किस तरह से आप प्ले आउट करेंगे आगे के लिए भी? हाँ, हम लोग पीएसयू को एक अलग सेक्टर नहीं देखते हैं, हम उनको सेक्टर के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अगर पावर कंपनीज है तो हमें उन्हें पावर सेक्टर में देखते हैं, उनको पीएसयू करके हम एक अलग क्लासिफिकेशन नहीं बनाते हैं। ऐसे ही अगर रेलवे ओरिएंटेड बिजनेस हैं, वैगन हो या फिर यूटिलिटी बिजनेस हो, सो हम उनको उसकी तरह से देखते हैं। वो एक अलग पैमाना है कि वो गवर्नमेंट ओन्ड है कि प्राइवेट ओन्ड है। वो एक अलग चीज आती है। लेकिन पीएसयूज को हम ऐसे नहीं देखते, जैसे ऐसा पीएसयू बैंक्स हो और प्राइवेट बैंक्स हो, ऐसा डिस्टिंग्विश जनरली हम ओनरशिप बेसिस पे नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसको वैल्यूएशन में हम इम्पैक्ट लाते हैं। अगर आपका मैं सवाल आगे लेके जाऊं तो पीएसयू में कुछ पीएसयू कंपनीज काफी एफिशिएंट है, वेल प्लेस्ड है, जैसा कि आपने मेंशन भी किया, पावर रिलेटेड, यूटिलिटीज, रेलवे ओरिएंटेड, बिकॉज गवर्नमेंट का केपेक्स स्पेंडिंग इस स्पेस में काफी स्ट्रांग है और बरकरार है, और मुझे नहीं लगता कि ये एनी टाइम सून कम भी होने वाला है। इसके अलावा हमने जनरली देखा है कि पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक्स की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मार्केट उनको ज्यादा पसंद करता है। सो हमारी प्रेफरेंस पीएसयू में थोड़ा बहुत डिफेंस स्टॉक्स ओरिएंटेड और पावर यूटिलिटीज ओरिएंटेड ही रही। मृणाल, फॉर व्यूअर सिंप्लिसिटी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। सिंस हमने पावर को डिस्कस किया और आपने ठीक कहा कि उसे पीएसयू की तरह नहीं देखना चाहिए, पावर एज अ होल स्पेस, लेकिन इसमें भी ये जो तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, इसके किस फेज में हैं हम, चाहे वो जनरेशन, और इसमें आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि इसमें बहुत सारे प्राइवेट नेम्स भी हैं और बहुत ज़्यादा सर्ज हो चुके हैं, 200 भी कुछ स्टॉक्स चल चुके हैं। चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तीनों कैटेगरीज जो हैं और जिस थीम पर चल भी रहे हैं स्टॉक्स, ये किस फेज में है? क्या इसी तरह की ग्रोथ स्टोरी दिखती रहेगी इनकी आगे भी? क्लियरली इन तीन कैटेगरीज में देखिए, ट्रांसमिशन तो मोनोपोलाइज्ड है, ज्यादा उसमें चॉइसेस नहीं है और मोनोपोली है सॉवरेन, बट वो एक अच्छी यूटिलिटी बिजनेस है। लेकिन मैं कहूँगा जो पहला फेज है जनरेशन, हमारी प्रेफरेंस एक्चुअली ट्रांसफर में है। सो ट्रांसमिशन रहा या यूटिलिटीज रहा, ये हमारी प्रेफरेंस रहती है। जनरेशन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी नई थर्मल कैपेसिटी का क्लोजर इतना आसान नहीं होगा, और अभी रिन्यूएबल उस लेवल पे आया नहीं है कि लार्ज बेस पावर क्रिएशन कर पाए। सो यूटिलिटीज हुआ या ट्रांसफार्मर काइंड ऑफ बिजनेस हुए, यहाँ पे हमारा ज्यादा प्रेफरेंस है उस स्पेस में। ठीक है मृणाल, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पता करना है। इस समय आप आईटी सेक्टर को कैसे रेट कर रहे हैं? क्योंकि दो अलग अलग मत है। काफ़ी सारे लोग इसकी वैल्यूएशन को लेकर इस समय कंफर्ट में दिखते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इनके ग्रोथ प्लान नहीं अच्छे दिख रहे, इनकी प्रॉब्लम्स, इनके टर्बुलेंस दिख रही हैं। और ये बात तो सच है ना कि प्रॉब्लम्स और वैल्यूएशन एक साथ कभी नहीं मिलेंगी। तो आप आईटी को कैसे रेट कर रहे हैं?
एक्सलेंट सवाल है। मैं कहूंगा कि आईटी डेफिनेटली रेडार पे रखना चाहिए इन्वेस्टर को। जैसे जैसे यूएस स्लोडाउन जैसा लोग बात कर रहे हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज के स्टॉक इंटरेस्टिंग प्राइसेस पे मिलेंगे और हमारे जैसे लॉन्ग टर्म निवेशक उनमें क्लियरली अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे। 6 महीने पहले हमारा आईटी की तरफ एलोकेशन काफी निम्न था। आज हम थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं और आगे जाके मेरे ख्याल से जैसे जैसे हमें इंटरेस्टिंग प्राइसेस मिलेंगे हमारा आईटी की तरफ रुझान क्लियरली बढ़ेगा। हमारी जो आईटी कंपनीज हैं लिस्टेड यहाँ पे वो बहुत वेल पोजीशनड हैं फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ इनोवेशन ग्रोथ के लिए जो उनके क्लाइंट्स और कस्टमर्स यूएस में करेंगे। तो क्लियरली ऑन क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। सो क्लियरली अगले कंपेयर टू टुडे 6 महीने बाद अगर आप मुझसे यही बात करेंगे तो हमारा आईटी लोकेशन क्लियरली बढ़ चुका होगा। ठीक है मृणाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत ही क्लियर विजन है आपका, आपके इन्वेस्टिंग को लेकर और आपकी भाषा को लेकर भी, और वो बहुत अच्छे से हमको भी समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया।